कल पहलगाम हमले की पहली बरसी। हमले के बाद से ही बंद है बेसरन घाटी। सुरक्षा कड़ी अलर्ट मोड में। सुरक्षा एजेंसियां, सेना ने आतंकियों, उनके रहनुमाओं को दी चेतावनी। ओडिशा में एसआईआर से पहले ही मतदाता मैपिंग में 10 लाख वोटर्स के नाम कटे। गलत तरीके से हटाए जाने पर सीईओ का एक्शन, सख्त सत्यापन और जांच के दिए निर्देश। तमिलनाडु में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। विधानसभा चुनाव से पहले 1200 करोड़ की जब्ती। इनमें 169 करोड़ कैश और 650 करोड़ के सोना चांदी शामिल। गुजरात के दाहोद में शादी भोज में विषाक्त खाना खाने से 400 लोग बीमार। पेट दर्द फिर उल्टी दस्त की शिकायत। बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने से अस्पताल में भी अफरा तफरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। गुजरात से ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के दाहोद में शादी के रंग में भंग पड़ गया। विषाक्त खाना खाने से 400 लोग बीमार पड़ गए। पहले पेट दर्द फिर उल्टी दस्त की हुई शिकायत। मरीजों की संख्या से अस्पताल में भी अफरा तफरी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के दाहोद में अबोलोड गांव एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 400 से अधिक लोग यहां पर बीमार पड़ गए, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। शादी की खुशी अचानक भगदड़ में बदल गई। मरीजों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और विभाग की टीमें भी तुरंत हरकत में आ गई और मौके पर जाकर खाने के नमूने लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक साथ 400 की संख्या में मरीजों के आने से अस्पताल प्रशासन भी घबरा गया। इस शादी समारोह के भोज में करीब 1200 लोग शामिल हुए थे। इनमें से 400 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ने से पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि भोज के सिर्फ 2 घंटे बाद ही लोग बीमार पड़ने लगे। पहले कुछ बुजुर्गों के पेट में दर्द हुआ और उसके बाद दस्त और उल्टी होने लगी। धीरे धीरे बच्चे, युवा भी एक साथ बीमार पड़ गए। इसके बाद अस्पताल में भी अफरा तफरी मच गई। गुजरात के दाहोद का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर शादी के रंग में भंग पड़ गया। विषाक्त खाना खाने से 400 लोग बीमार पड़ गए। पहले पेट दर्द की शिकायत हुई और उसके बाद उल्टी दस्त से लोगों का हाल बेहाल हो गया। मरीजों की संख्या से अस्पताल में भी अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि शादी समारोह के भोज में 1200 लोग शामिल हुए थे और इनमें से 400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। दाहोद से हमारे संवाददाता कृष्णकांत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कृष्णकांत, पूरा मामला क्या है? शादी के दौरान में फूड पॉइजन में 400 किलो में 200 जन को झायडस हॉस्पिटल में लाया गया था। 200 जन को जी 108 एम्बुलेंस के द्वारा। क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है कृष्णकांत? अचानक से इतने सारे लोगों की तबीयत कैसे खराब हुई? क्या कुछ जांच में अभी तक निकलकर सामने आया है? खाने में फूड पॉइजन जैसा हुआ, ऐसा सुनने में आया है। ऐसा भी सुनने में आया है, तो ऐसा है नहीं। यूं मरीजों की स्थिति को लेकर क्या कुछ बताया जा रहा है? कैसी उनकी स्थिति बताई जा रही है? अभी फिलहाल सबकी स्थिति अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली जाएंगे और ये पहली बार है जब सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। शाम 4 बजे तक वो मीटिंग के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी काफ़ी अहम हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान बिहार में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। इन दोनों बैठकों में बीजेपी कोटे से मंत्रियों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। वर्तमान में बिहार सरकार का मंत्रिमंडल अधूरा है और इसे जल्द से जल्द विस्तार देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पूरी कैबिनेट उस समय लगभग खाली पड़ी है।
जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो सकता है। बिहार में कुल 33 मंत्रियों का प्रावधान है। दिल्ली में होने वाली इन बैठकों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया तेज हो सकती है। मेक्सिको की राजधानी के उत्तर में स्थित ऐतिहासिक शहर तेओतिहुआकान में पिरामिड देखने पहुंचे पर्यटकों पर एक बंदूकधारी हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में एक कनाडाई नागरिक की मौत हो गई, जबकि 13 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 6 अमेरिकी, 3 कोलंबियाई, 1 रूसी, 2 ब्राजीलियाई और एक कनाडाई नागरिक शामिल है। पुलिस ने बताया है कि हमलावर बंदूकधारी पिरामिड के शिखर पर चढ़ गया और नीचे खड़े लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। बाद में हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ओडिशा में 10 लाख मतदाताओं के नाम कटे। एसआईआर से पहले ही मतदाता मैपिंग में कटे नाम। ये बड़ी खबर आपको बता दें। गलत तरीके से हटाए जाने पर सीईओ का एक्शन, सख्त सत्यापन और जांच के दिए निर्देश। ये बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा में एसआईआर से पहले चुनावी मानचित्रण के दौरान लगभग 10 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। लोगों ने नामों को गलत तरीके से हटाए जाने का आरोप लगाया तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अंतिम मतदाता सूची तैयार करने से पहले सख्त सत्यापन का आदेश दिया है। सीईओ कार्यालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नामों को गलत तरीके से हटाए जाने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां पर मतदाता उपस्थित पाए गए। ऐसे उदाहरण भी बीएलओ ने नाम हटाने से पहले ना तो फील्ड विजिट किया और ना ही उचित सत्यापन किया। गुजरात के राजकोट में 2500 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 निजी बैंकों के 3 बड़े अधिकारी समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजकोट के पुलिस अधीक्षक विजय गुर्जर ने बताया कि पदाधिकारी स्थित यस बैंक के पर्सनल मैनेजर मौलिक कामनी, जामनगर स्थित एक्सिस बैंक के मैनेजर कल्पेश डांगरिया और एचडीएफसी बैंक के पर्सनल बैंकर अनुराग बाल्धा को गिरफ्तार किया गया है। कमानी पर आरोप है कि उसने पहले से गिरफ्तार आरोपियों को संदिग्ध खाते खोलने और उन्हें मैनेज करने में मदद की है। डांगरिया ने नकली पहचान का इस्तेमाल करके खाते खुलवाने में मदद की, तो वहीं बाल्धा ने वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद नए खाते खोले। ये तीनों अधिकारी अकाउंट से कैश निकालने में मदद करते थे, जिसे हवाला चैनल्स के जरिए आगे भेजा जाता था। दार्जिलिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और टीएमसी ने दार्जिलिंग के साथ अन्याय किया है। शाह ने कहा कि ये चुनाव राज्य को टीएमसी के शासन से मुक्त कराने का है। पूरे बंगाल में घूमता आज अंतिम दिन पहाड़ पर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे।
गौतम बुद्ध नगर में श्रमिक प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं ने हालात को तनावपूर्ण बना दिया था। श्रमिक के उपद्रव से सेक्टर 62 समेत कई औद्योगिक इकाइयों को नुकसान पहुंचा था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। इसी को लेकर टीएनपी न्यूज ने प्रभावित कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों से बातचीत की। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में कुछ दिनों से जो श्रमिक प्रदर्शन चल रहा था, जिस तरह से उस प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया था, उस उग्र रूप के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह हिल गया था। संभाले नहीं संभल रहे थे श्रमिक। उनकी एक ही मांग थी कि हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन किसी तरह से पुलिस प्रशासन की तत्परता ने जो है इस पूरे घटनाक्रम को संभाला और आज गौतम बुद्ध नगर में शांति व्यवस्था व्याप्त है। वहीं आपको बता दें कि आज हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पर कुछ दिन पहले लोग डर के साए में जी रहे थे। ये वही जगह है जहां पर प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां जलाई, पत्थरबाजी की। और वहीं आपको बता दें कि आज मदरसन से लेके बाबा इलाची तक की अगर कंपनियों की बात करें तो हमने उनके मालिकों से बात की, वहां पर काम कर रहे लोगों से बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से यहाँ पर घटनाएं हो रही थी, जिस तरह से प्रदर्शन उग्र हो गया था, उस तरह से अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, योगी सरकार की बात करें, तो उनकी समझदारी और तत्परता ने जो है गौतम बुद्ध नगर को फिर से शांति प्रिय शहर बना दिया है। और आज सभी श्रमिक खुशी के साथ जो है अपना काम शांति प्रिय ढंग से कर रहे हैं। उनकी मांगे मान ली गई हैं। योगी सरकार ने जो निर्देश जारी किए, उनकी जो है सैलरी बढ़ा दी, उनकी मांगों को पूरा किया है, उससे वो खुश हैं और शांति प्रिय ढंग से जो है वो काम कर रहे हैं। बाकी आपको खुद भी आप सुन सकते हैं कि इन कंपनी के मालिकों ने, इन कंपनी के कर्मचारियों ने किस तरह से पुलिस प्रशासन की जो है तारीफ करते हुए उनको धन्यवाद दिया। देखो जी, सोमवार की बात है 13 तारीख की। उस समय जैसे ही नोएडा के हालात थे बहुत बुरे थे, चारों तरफ वर्करों की बस महामारी थी, यानी कोई ना कोई, मैं तो यही कहूंगा, कोई उपद्रवी संगठन उसको जो है ना चला रहा था, नहीं तो वर्कर इस हिसाब से तोड़फोड़ नहीं करता था। लेकिन सोमवार को भी हमारे यहाँ जैसे वर्कर आए तो हमारे बंदों ने पुलिस में इन्फॉर्म किया और वो इतनी जल्दी आए पुलिस वाले, अब उन्होंने सब कुछ सामान्य कर दिया। मेरा नाम नीरज तेवती है एंड मैं ग्रुप ईआर हेड हूँ स्पार्क मेंढा के लिए। हालात काफ़ी अनफॉर्चुनेट थे एंड इट वाज जस्ट ऑल ऑफ सडन, नोबडी वाज अवेयर कि क्या होने वाला है। एंड इमीडिएटली इनिशियली द डे वन हालात जो काफ़ी ख़राब थे। एवरीवन वाज इन कंफ्यूजन एंड हम लोग अपनी तरफ से काफ़ी लोगों को हमने समझाने की कोशिश भी करी। देख के तो हालात तो बहुत ख़राब लग रहे थे, भीड़ बहुत उग्र थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। उसको देखते हुए हमने तुरंत प्रशासन को फ़ोन किया अपना 58 थाने पे। तो डिपार्टमेंट का सहयोग बहुत अच्छा मिला कि देन एंड देयर वहाँ पे 2-3 पीसीआर्स आई, मामले को संभाला अच्छे से। तो सपोर्ट तो ऑलवेज रहता है डिपार्टमेंट का, बट उस दिन जो मैनेज किया तो देख के हालत तो लग रहा था कि बहुत तोड़फोड़ होने वाली है। बगल में कंपनियों में बहुत शीशे टूटे, हमारी भी पूरी ग्लास बिल्डिंग है, बट जो सहयोग हमें डिपार्टमेंट से मिला उस दिन वो काबिले तारीफ है। बेसिकली जो हालात थे, खैर पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा रोल अदा किया उन्होंने, बहुत अच्छी सी चीज़ें मैनेज की, तो हमारे यहाँ भी सपोर्ट आ गया था पहले से ही। बट कुछ बाहर के लोग आए जिन्होंने फोर्सफुली गेट हमारा ब्रेक किया, जो पीछे वाला गेट था उसको ब्रेक किया, और उसके बाद वो घुसे और उन्होंने वही हो हल्ला मचाना शुरू किया, बाहर निकलो, बंद करो, इस तरह की नारेबाजी करी। ठीक है, उसके बाद फिर हमें ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमारी जो लेबर थी, जो हमारी मैन पावर थी, वो अच्छे से वर्किंग थी, अपना काम कर रहे थे, तो फिर हमें उनके प्रेशर में आगे हमें उनको छोड़ना पड़ा, बाहर भेजना पड़ा। तो ये रहा, और उसके बाद फिर जब वो बाहर चले गए तो उस तरह की चीजें हुई। देखिए, श्रमिक नहीं थे, पहले तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस प्रदर्शन में श्रमिक ने भीड़ के हिस्सा बन गए। ये एक सोची समझी और सामाजिक तत्व की साजिश थी जिसका हमारा श्रमिक वर्ग शिकार हुआ। जहां तक पुलिस प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन इतना दुरुस्त है हमारे कि हमें किसी भी तरीके से डरने की जरूरत, न तो श्रमिक को डरने की जरूरत है, न काम करने वाले ऑफिसर्स को डरने की जरूरत है, न सामान्य जनता को डरने की जरूरत है। का तमिलनाडु में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। विधानसभा चुनाव से पहले 1200 करोड़ की जब्ती, नकदी, सोना चांदी,
फ्री बीज, शराब और ड्रग्स जब्त। 169 करोड़ कैश और 650 करोड़ के सोना चांदी शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य भर में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, सोना चांदी, फ्री बीज, शराब और ड्रग्स जब्त किए हैं। इनमें 169 करोड़ कैश और 650 करोड़ के सोना चांदी की वस्तुओं सहित कीमती धातुओं को जब्त किया गया है। साथ ही 82.73 करोड़ रुपए मूल्य की मादक पदार्थ और 3 करोड़ रुपए के मूल्य की शराब जब्त की गई है। राज्य के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स अधिकारी अर्चना पटनायक ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैनात निगरानी दल 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं। राज्य में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के आक्रोश से कोई नहीं बच सकता और 50% महिलाएं उन्हें श्राप देंगी। उन्होंने दावा किया कि 2027 में यूपी में सपा का सफाया होगा। उन्होंने सपा, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। टीएमसी और डीएमके देश की आधी आबादी की अपराधी हैं। आधी आबादी के कोप से इनको कोई बचा नहीं सकता। देश की 50% जो महिलाएं हैं उनका श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी भस्म होंगे उसमें। और 2027 में यूपी में तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिए श्री अखिलेश यादव जी, बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती, विधायक नहीं बन सकती। उसका समर्थन न करके उन्होंने अपराध किया है। और श्री राहुल गांधी जिन्होंने अपनी मां को सांसद बनाया, अपनी बहन को सांसद बनाया, लेकिन संसद में खड़े होकर के विरोध करके जिस तरह से महिलाओं का अनादर किया, अपमान किया, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया, इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस का कहना है कि ये जो बिल पूरा आया था इसमें हम षड्यंत्र देख रहे थे। जब दृष्टि दोष होता है तो उनको ऐसा ही दिखता है। वो जो दृष्टि दोष है उससे बचे। ये महिलाओं के आरक्षण का मामला था, परसीमन लगातार समय समय पर होता रहा है। नाटक न बतियाएं। उनको 2027 में इस पूरे जितने कारनामे किए हैं महिलाएं भी हिसाब करेंगी, भाजपा भी हिसाब करेगी, एनडीए भी हिसाब करेगी। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य संसद और विधानसभा में 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। चौधरी ने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध कर रही है। साथियों, नारी का उत्थान, नारी का सम्मान भाजपा की यही पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी नारी के सशक्तिकरण के लिए लगातार हमारी सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य देश की माताओं बहनों को नेतृत्व का अधिकार देना था, ताकि संसद और विधानसभाओं में 33% सीटों पर महिलाओं चुनाव लड़ सके और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। महिला आरक्षण से किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं था, ऐसा गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में उस दिन लोकसभा में कहा था। उद्देश्य साफ बड़ा है कि 33% महिला चुनकर आएंगी, संसद चलाएंगी, जनहित की नीतियां बनाएंगी और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देगी। मित्रों, लखनऊ में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में जन आक्रोश रैली निकाली गई। बीजेपी की महिला जन आक्रोश रैली मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक निकाली गई। इसमें योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।
नारी शक्ति वंदन 2026 विधेयक के लोकसभा में खारिज होने के बाद मुंबई में सियासी माहौल गर्मा गया है। शिवसेना की महिला विंग ने इसके विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया और सरकार के फैसले के समर्थन में नारेबाजी की। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। मुंबई में नारी शक्ति वंदन 2026 विधेयक के लोकसभा में खारिज होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस फैसले के विरोध में शिवसेना की महिला विंग ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहल पर और हमारे पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के समर्थन के आधार पर महिलाओं को पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पेश किया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उस विधेयक का उद्देश्य ये था कि पूरे देश में लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 की जाए और विधानसभाओं की सदस्य संख्या भी 50% बढ़ा दी जाए। मसलन महाराष्ट्र में 288 से बढ़ के 436 विधानसभा के सदस्य होने जा रहे थे और इस विधेयक का उद्देश्य ये था कि इसमें से 33% हम अपनी माताओं बहनों के लिए रिजर्व करें। लेकिन विरोधी पक्ष ने अपना महिला विरोधी चेहरा उजागर करते हुए इस कानून को, इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया और जब यह विधेयक गिरा तब जिस तरीके से उन्होंने अपनी मेजें थपथपाई हैं वह साबित करता है कि ये सभी पुरुष प्रधान व्यवस्था के समर्थक हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 22 अप्रैल को है पहलगाम हमले की पहली बरसी। हमले के बाद एक साल से बंद है बेसरन घाटी। सुरक्षा कड़ी अलर्ट मोड में है सुरक्षा एजेंसियां। सेना ने आतंकियों, उनके रहनुमाओं को दी चेतावनी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की पहली बरसी है। कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। बेसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को 26 लोगों को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। तब से ये घाटी बंद है। बेसरन घाटी में किसी को भी एक तय सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं है। इससे स्थानीय लोगों के रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं भारतीय सेना ने एक्स पर एक पोस्ट कर आतंकियों और उनके रहनुमाओं को चेतावनी दी है। पोस्ट के साथ जारी तस्वीर में सिंदूर और भारत का नक्शा दिखाया गया है, जिसकी थीम ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि कुछ हदें कभी नहीं लांघनी चाहिए। भारत कुछ नहीं भूला। जब इंसानियत की हदें पार की जाती हैं तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। न्याय हो चुका है, भारत एकजुट है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।